Hello all, this is Vikram Verma from New Scientist Stephen Public School, Unit 3rd, and today we are going to discuss a chapter from class 9th of SST, that is Pupil as Resource. Introduction. Pupil as Resource. So, human resource is not a liability but an asset to the economy. सो ह्यूमन रिसोर्स एक दायित्व नहीं है बल्कि ह्यूमन रिसोर्स एक संपत्ति है किसी भी इकोनॉमी की, है ना। क्योंकि बिना ह्यूमन रिसोर्स के कोई भी नेशन डेवलप्ड नहीं हो सकता। सो पीपल एज अ रिसोर्स इज़ अ वे टू रिलेट टू द वर्किंग पीपल ऑफ अ कंट्री विथ रिस्पेक्ट टू देयर करंट फंक्शनल स्किल्स एंड एबिलिटी। ठीक है, तो पीपल एक रिसोर्स, एक तरीका है ना, जिससे हम अपने कंट्री के वर्किंग पीपल को, है ना, जोड़ते हैं उनकी करंट फंक्शनल एबिलिटी और स्किल के साथ, है ना। अब देखिए, मान के चलिए अगर हमारे पास काफ़ी सारा नेचुरल रिसोर्स है ना, अगर उस रिसोर्स को हम अपने यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएँ तो वो रिसोर्स हमारे किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को, है ना, उनकी फंक्शनल स्किल या एबिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा सकते तो वो ह्यूमन रिसोर्स हमारे किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, the population become human capital when invest in the form of education, training, health care, है ना। सो यहाँ पर बात ये है कि अगर हम पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बनाना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्ट करना होगा, है ना, लोगों की एजुकेशन में, उनकी ट्रेनिंग में, है ना, और उनकी हेल्थ केयर में, है ना। अगर हम लोगों के साथ उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग या हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो फिर ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है ना, फिर वो ह्यूमन नहीं रहता, वो ह्यूमन कैपिटल हो जाता है ना। सो ह्यूमन कैपिटल इन अ सेंस इज़ अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बेडेड विद इन इट। सो ह्यूमन कैपिटल क्या है, इन अ सेंस हम बात करें तो ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक है स्किल का और प्रोडक्टिव नॉलेज का, है ना। अगर किसी ह्यूमन बीइंग में स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज नहीं है तो वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है, सिर्फ वो ऑर्डिनरी ह्यूमन है ना। अगर हम ह्यूमन के साथ स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज ऐड कर देते हैं तो ह्यूमन बिकम कैपिटल, है ना, इट बिकम यूजफुल फॉर द इकोनॉमी, है ना। तो ऑल राइट, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। लेट्स मूव आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ वर्क फोर्स आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स, है ना। तो जो लोग वर्क फोर्स का पार्ट हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। मतलब कि ये है कि हमारी कंट्री में जो भी वर्क होता है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है, ह्यूमन कैपिटल के द्वारा किया जाता है ना। तो व्हेन ह्यूमन बिकम ह्यूमन कैपिटल, है ना, इट बिकम ह्यूमन रिसोर्स। ओके, सो बाय कंट्रीब्यूटिंग इन प्रोडक्टिविटी, है ना, द ह्यूमन रिसोर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, है ना। तो अगर कोई भी ह्यूमन है ना, अगर वो कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्टिविटी में हमारे देश की, है ना, तो हमारे देश की इकनॉमी, है ना, वो बढ़ती है ना। तो अनदर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकम यूजफुल ओनली बिकॉज ऑफ द इनपुट बाय द ह्यूमन एसेंस। कोई भी अदर रिसोर्स, है ना, जो हमें मदर अर्थ से नेचर में मिलता है, अगर मैं बात करूँ पेट्रोल की, मैं बात करूँ वुड की, है ना, या फिर रॉ मटेरियल के तौर पर मिलने वाली किसी भी चीज़ की, जिसको मैं रिसोर्स कह सकता हूँ, है ना, उस रिसोर्स को अगर मैं यूज़फुल नहीं बना सकता, है ना, तो मेरे अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर वो है ना, जो किसी भी रिसोर्स को, है ना, यूज़फुल बना सके। ह्यूमन रिसोर्स वो रिसोर्स है जो किसी भी अदर रिसोर्स को यूज़फुल बना सके, है ना। और ऐसा कब होता है ना, इनपुट बाय द ह्यूमन रिसोर्स, जब ह्यूमन रिसोर्स अपना कुछ इनपुट देता है ना, ह्यूमन रिसोर्स जब अपनी कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्टिविटी के लिए, है ना। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड अ रिटर्न लाइक इन्वेस्टमेंट इन अदर रिसोर्स, है ना। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज़ डन थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर। ये मैंने बताया था आपको, अगर ह्यूमन कैपिटल में हमें इन्वेस्ट करना है तो हम कैपिटल के थ्रू नहीं कर सकते, हमें उसके लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना होगा ह्यूमन को। ठीक है, अ पर्सन विद बेटर एजुकेशन, है ना, यूजुअली अर्न बेटर देन एन अनएजुकेटेड पर्सन। सीधी सी बात है, अगर कोई पर्सन आपके आसपास, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना, पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है वो ज़्यादा अच्छा कमा पाता है अनपढ़ व्यक्ति से। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उस पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ हमने एजुकेशन ऐड की है ना, हमने इन्वेस्ट किया है ना, उसके प्रोडक्टिव नॉलेज हमने उसके साथ ऐड की हुई है। तो इसीलिए एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा अर्न करता है ना अनएजुकेटेड पर्सन की तुलना में। सो मोर ओवर अ हेल्दी पर्सन इज़ मोर प्रोडक्टिव।
ठीक है। अब देखिए, जिस प्रकार से मैंने बताया आपको कि हमें ह्यूमन की एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसी प्रकार से हमें ह्यूमन की हेल्थ केयर में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। हेल्थ केयर में हमें इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज अ हेल्दी पर्सन इज़ मोर इन अ पोजीशन टू डू अ वर्क इन अ बेटर वे, है ना। अगर एक हेल्दी पर्सन होगा तो वो इस पोजीशन में होगा कि वो ज़्यादा अच्छी प्रकार से काम कर पाए, है ना, अच्छी एबिलिटी के साथ वर्क कर पाए, है ना, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा हमारे लिए, है ना। तो इन दिस वे, है ना, नॉट ओनली एजुकेशन and training but healthcare is also play a very important and vital role, है ना, for the formation of human capital. Okay, students, here you can see on the screen, है ना, the three circles, the circle of education, the circle of training and the circle of healthcare, है ना, the place where the each where the all three circle are met, है ना, is a place where we can say the investment is made in the human capital. The darker portion that you can see, है ना, is become the part of education, the training and the healthcare, है ना। तो all three factor are very vital and very important, है ना, for the formation of human capital, है ना। and these factor is also very important in to make a person very productive, है ना, so that it can do something better for the economy for himself. Okay, student, a basic question is arise in your mind, है ना। so why we invest in human capital, है ना, why it is necessary, है ना। if we invest in human capital, है ना, the human is able to earn higher income, है ना, the human will give advantage to society, and most of all human resource is superior to other resource because human resource have the ability to convert the other resource into the useful commodity, है ना। without the contribution of human, the other resource cannot be converted into the useful commodity. that is why we should invest in human resource, है ना। after the human resource get developed, है ना, it will give advantage to the society and for himself also. so let's just see how it's work, है ना। so how invest in human capital, how we invest in human capital, and how does it work in the society. so in society, educated parents understand the value of education, hence invest in their child's education to secure the better future of their चाइल्ड, है ना। तो एजुकेटेड जो पेरेंट्स होते हैं वो वैल्यू के एजुकेशन की वैल्यू जो है ना वो समझते हैं, है ना, और वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, है ना, उसको इन्वेस्ट करते हैं, है ना, एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके बच्चों का जो भविष्य है ना, वो बेहतर हो, है ना। एजुकेटेड पेरेंट्स ऑल्सो take extra care of the health and nutrition of their child. This create a virtuous cycle ऑफ क्रिएटिंग अ बेटर ह्यूमन कैपिटल, है ना। तो जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं ना वो अपने बच्चों की हेल्थ के लिए और न्यूट्रिशन के बारे में भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना, जिसकी वजह से एक ऐसी साइकिल विकसित होती है ना, जिससे ह्यूमन कैपिटल आगे जाके और बेटर होता है। देखिए, अगर मेरी जनरेशन यहाँ पर अच्छी है ना, तो मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो और भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी कि अगर मेरे माँ बाप अगर मेरी न्यूट्रिशन पर ध्यान दे रहे हैं, है ना, तो मेरा जो जीन है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, फिर आगे वाली मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन और होगी, है ना, वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो एक साइकिल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, है ना। आगे, एजुकेटेड पेरेंट्स आर अनेबल टू इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन, है ना। तो अनएजुकेटेड जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बच्चों की, वो अपने चिल्ड्रन की, है ना, एजुकेशन पर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक ऐसी साइकिल बनती है जिसमें उनकी जो कमिंग जनरेशन होती है वो पुअर ही रह जाती है। To understand about these cycles and these concepts, let us study this story of Shakal, है ना। There are two friends, है ना, Vitas and Shakal, है ना, living in a same village called the Semapur, है ना। Shakal was 11-year-old boy. Her mother Sheetla looked after the domestic care. His father Bhuta Chaudhary worked in agriculture field. Shakal helped his mother in domestic care, है ना। तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो विलास और शाकाल की है, ठीक है। तो ये सेम विलेज में रहते थे, उस विलेज का नाम था सीमापुर विलेज, है ना। जो शाकाल है वो 12-year-old बॉय है ना, और उसकी जो मदर है जिसका नाम शीला है ना, वो डोमेस्टिक क्योर्स देखती है। डोमेस्टिक क्योर मतलब घर पे काम करती है ना। हिज फादर जिनका नाम बूटा चौधरी है ना, वो वर्क करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। शाकाल हेल्प करता है आपकी मदर की,
के मदर के साथ, है ना, घर के काम संभालने में, है ना। ही ऑल्सो लुकड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, है ना। तो वो अपने दो छोटे भाई बहनों की को भी देखता है ना। भाई का नाम जीतू है और सिस्टर का जो है उसका नाम सीतू है ना। उनके अंकल का नाम श्याम है, हैड पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, है। तो जो उनके अंकल हैं जिनका नाम श्याम है, उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास किया हुआ है, मतलब 10th उन्होंने पास किया हुआ है ना। एंड वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, है ना। बूटा एंड शीला, है ना, वर ईगर टू टीच शाकाल, है ना। अब ये है कि उनके जो अंकल हैं वो खाली बैठे रहते हैं घर पे क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है ना। जो बूटा और जो शीला है ना, वो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, जो जिसका नाम शाकाल है, बहुत ईगर हैं, है ना, बहुत पढ़ाना चाहते हैं अपने बेटे को, है ना। दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच ही सून जॉइन, है ना। वो फोर्स कर रहे हैं अपने बेटे को कि वो स्कूल का जो विलेज का स्कूल है उसको वो ज्वाइन करे, है ना। एंड ही started studying and complete his higher secondary examination, and his father pursued him to continue his study, है ना। He raised a loan for Shakal to study a vocational courses in computer. Shakal was meritorious and interested in studies from beginning. With a great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in private firm. He even designed a new kind of software. This software helped him to increasing the sale of the firm. His boss acknowledged his service and rewarded him with a promotion. ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये कहानी सुनी शाकाल की। ये शाकाल एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि पढ़ना चाहता था और उसके फादर ने उसके एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, लोन लिया, है ना, और उसको वोकेशनल कोर्स कराया कंप्यूटर का, है ना। और जो शाकाल जो था, है ना, बहुत एंथुसियास्टिक स्टूडेंट था, है ना, और आगे पढ़ना चाहता था, है ना। कुछ समय के बाद उसने एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिला जब उसने अपना कंप्यूटर का एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन ख़त्म किया, है ना। और उसने फिर एक डिज़ाइन किया सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के बाद जब उसने उस सॉफ्टवेयर से, है ना, उसके फर्म की जब सेल बढ़ गई, है ना, तो उसकी वजह से उसको रिवॉर्ड मिला, है ना, और उसे प्रमोशन मिला उसके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से शाकाल की स्टोरी में जो मेन रोल प्ले किया वो एजुकेशन ने किया, क्योंकि विदाउट एजुकेशन जो शाकाल है वो इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती उसे प्राइवेट सेक्टर में, है ना, और वो अर्न नहीं कर पाता जो वो अर्न कर रहा है अब। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस स्टोरी के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि शाकाल की जो स्टोरी है ना, उसमें एजुकेशन ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर उसके फादर ने उसे वोकेशनल कोर्स नहीं कराया होता कंप्यूटर में तो ही इज़ नॉट एबल टू गेट अ जॉब, है ना, इवन इन द प्राइवेट सेक्टर, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर में भी उसको जॉब नहीं मिल पाती, है ना। तो हमने देखा कि एजुकेशन का जो रोल है वो ह्यूमन डेवलपमेंट कितना ज़्यादा है। ठीक है, एक और स्टोरी है, हम आगे अब उस स्टोरी को देखते हैं। तो लेट्स जस्ट सी अ स्टोरी ऑफ विलास। विलास वॉज 11 ओल्ड बॉय रिसाइडिंग इन द सेम विलेज एज शाकाल, है ना। तो जिस विलेज में शाकाल रहा करता था उसी विलेज में विलास भी रहता था। विलास के जो फादर थे जिनका नाम महेश था वो एक फिशरमैन थे। एंड जब विलास की एज 2 ईयर ओल्ड थी तब उसके फादर की मृत्यु हो गई थी, है ना। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली, है ना। तो उसकी जो मदर थी, है ना, जिसका नाम गीता था, वो सोल्ड करती थी फ़िश मार्केट में, है ना, और उससे पैसा जो कमाती थी उससे उसकी फैमिली को फीड करती थी, मतलब अपना जो लाइवलीहुड था उनका, है ना, जो जीवन यापन था, है ना, उसकी मदर फ़िश सोल्ड करके किया करती थी। एंड शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड्स, है ना। तो लैंड ओनर का जो पॉन्ड, जो तालाब था, वहाँ से वो फ़िश लेके आया करती थी और उसको सेल किया करती थी, और उसको सेल वो नियर बाय मार्केट यानी मंडी में किया करती थी। एंड शी कुड अर्न ₹20 to 30 अ डे बाय सेलिंग फ़िश, है ना, और 20 to 30 वो अर्न करती थी फ़िश सेल करके, है ना। विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, है ना। विलास को अर्थराइट का प्रॉब्लम हुआ और वो एक पेशेंट बन गया अर्थराइटिस का। लेकिन उसकी जो मदर थी,
है ना, उसका ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती थी। इन द सेम वे उसकी जो मदर थी उसको वो एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी विलास का, है ना। और दूसरी तरफ जो विलास था वो भी इंटरेस्टेड नहीं था स्टडीज़ में, है ना। विलास हेल्प किया करता था आपकी मदर की, है ना, फूड कुकिंग करने में, है ना। और वो अपने छोटे भाई मोहन का भी ख्याल रखा करता था, है ना, उसको लुक आफ्टर किया करता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर, है ना। तो जब कुछ समय बाद उसकी जो माँ थी वो बीमार हो गई और उनकी माँ को देखने के लिए कोई नहीं था, देखभाल करने के लिए उनकी कोई नहीं था। एंड देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट दैम, उनकी फैमिली में भी कोई नहीं था जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। विलास टू वाज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज, है ना। विलास के सामने कोई रास्ता नहीं था, है ना, उसको भी अपनी मदर की तरह फिश सेल करनी पड़ी मार्केट में, है ना। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मर्ज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इनकम, है ना। तो वो अपनी मदर की तरह ही बहुत एक छोटे मार्जिन की इनकम को अर्न किया करता था, जैसे उसकी मदर अर्न किया करती थी 20 to 30 रुपीज़, है ना, पर डे बाय सेलिंग फिश, है ना। तो सेम सोर्स विलास के पास भी था, वो भी इतना ही पैसा बहुत कम मार्जिन का मनी अर्न कर पाता था, है ना। तो ये स्टोरी थी विलास की। सो इन दिस वे वी कैन सी दिस कि इफ़ वी आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन आर एजुकेशन इन एंड इन हेल्थ केयर, है ना, तो वी विल नॉट बिकम प्रोडक्टिव एंड वी विल नॉट एबल टू अर्न बेटर इन द सोसाइटी, है ना। तो फॉर अर्निंग बेटर इन द सोसाइटी, फॉर हैविंग अ गुड लाइफ स्टाइल, है ना, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग इज़ वेरी essential for a human being. So let's just see one more example of a country, China. How a country like Japan and China become very successful, है ना. So we have a country of Japan, है ना, as an example, become very successful and become rich and developed, है ना, by investing in the human, है ना. Because the country like Japan do not have a natural resource, है ना, and so that they have to import the natural resources in their country from the other country, of course, and how did they become so rich and so developed, and they become in because they have invested on people, especially in the field of education and health, and these people have made efficient use of other resources like the land and capital, and efficiency and technology evolved by people have made these countries rich and developed, है ना. तो कंट्री रिच और डेवलप्ड कैसे बनी, है ना, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो लोग हैं, है ना, उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में और हेल्थ के फील्ड में इन्वेस्ट किया, है ना. तो जिसकी वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स था, है ना, वो इफ़ेक्टिव यूज़ करने लगा वहाँ की लैंड और वहाँ की कैपिटल को, यानी कि वहाँ के अदर रिसोर्स को, है ना. एफिशिएंसी, है ना, और टेक्नोलॉजी जब ये दोनों एक साथ मिल गई, है ना, और इसकी वजह से जो लोग थे वहाँ के, है ना, उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करनी शुरू कर दी ज़्यादा चीज़ों के साथ में, है ना, जिसकी वजह से वो कंट्री एक रिच और आज एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में सामने उभर के आती है. दूसरी तरफ बात करें अगर हमारी कंट्री की, तो हमारी कंट्री अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन हमारी कंट्री के पास अच्छा रिसोर्स है. उसके बाद भी क्या कारण है कि हमारी कंट्री बहुत पीछे है? तो कारण बच्चों बहुत सीधा है इसका, क्योंकि हमारी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया जाता, ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया जाता ना, ह्यूमन को कैपिटल नहीं समझा जाता, है ना. अगर हम लोग भी एजुकेशन की फील्ड में और हेल्थ की फील्ड में अगर इन्वेस्ट करते हैं, है ना, वो ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, है ना, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ह्यूमन की, है ना, और एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी लोगों के अंदर इवॉल्व होती है ना, जिसकी वजह से हमारी कंट्री भी रिच और डेवलप्ड बन सकती है ना. तो इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि पीपल एज अ रिसोर्स कैन डू अ वंडर, दे कैन change a country, a developing one, into a developed one. So for the development of our country, we need to understand how to utilize the resource in a effective and efficient way, and to use the resource in a efficient and effective way, and we need to understand what kind of activity we need to adopt,
है ना. वी नीड टू अडॉप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना, इन आवर कंट्री, है ना. नेमली द प्राइमरी एक्टिविटीज़, द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड द टर्शियरी एक्टिविटीज़. आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर ऑलरेडी familiar with these 3 kinds of activity: the primary, the secondary and the tertiary one. So let's just see about these 3 types of activity and how did these activity contribute in the development of our nation. So the activity involving the agriculture, the forestry, animal husbandry, fishing and poultry farming and quarrying. So एक्टिविटी रिलेटेड टू द नेचर, है ना, टू द नेचुरल रिसोर्सेज, है ना. तो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि हम प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं हम, है ना, फॉरेस्ट्री होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है, फिशिंग, तो ये सारी नेचुरल रिसोर्स के साथ जो एक्टिविटीज़ हम करके अपना अर्न करते हैं, है ना, वो सारी एक्टिविटी हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो जाती है. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, एक फार्मर एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोडक्शन करता है काफ़ी सारे फूड ग्रेन्स का, है ना, फूड ग्रेन्स का करता है, वेजिटेबल्स का कर सकता है ना. तो उन वेजिटेबल्स को सेल करके मार्केट में वो अर्न करता है मनी. तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में जो हम मनी अर्न करते हैं, है ना, नेचर से मिलने वाली चीज़ों का यूज़ करके, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है ना, और क्वेरिंग है, माइनिंग है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं. जब नेचुरल रिसोर्स को, जब ये रॉ मटेरियल हैं, तो हम जब इनको यूज़ करते हैं, है ना, और इनके थ्रू जो हम अर्निंग करते हैं, वो सारी अर्निंग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में आती है. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी थे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के, है ना. आगे देखते हैं हमारी सेकेंडरी जो एक्टिविटी है. ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटी इन विच एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज़ डन, है ना. तो जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी कन्वर्ट द वुड इनटू द यूजफुल फर्नीचर, है ना, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी. तो मैन्युफैक्चरिंग, एक्चुअली अगर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का नाम सेकेंडरी एक्टिविटी ना हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होगा, है ना. तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हम अपनी अर्निंग करते हैं, वो सारी एक्टिविटी किसके अंदर आ जाती है हमारे बच्चों, हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी में, है ना. तो सेकेंडरी एक्टिविटी कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड वन, है ना, into a useful one, that is called the secondary activity. For example, in the factory of iron, है ना, raw iron is used to make the utensil or to make the other product of iron, है ना. तो that is why we can say that iron manufacturing industry is a type of secondary activities, है ना. Anything which can be done for the manufacturing, है ना. तो these kind of activity related to the manufacturing, converting the raw material into a useful one, है ना. तो those manufacturing are come under the category of secondary activities, है ना. Let's just see the third type of activity, that is the tertiary activity. So this type of activity including giving services, है ना. For example, a doctor can give your service to you, a trade, है ना, a transport, communication, banking, education, health service, insurance. तो these are all the services, है ना. तो services related to the tertiary sector, है ना. A mechanic can give a service to you, a teacher give its service to a doctor, a lawyer, है ना. These are architect, है ना. These are all the example of service sector. And in India, है ना, द मोस्ट अर्निंग सेक्टर इज़ द टर्शरी सेक्टर, है ना. तो सबसे ज़्यादा लोगों को अर्न करने वाला, मतलब जिसकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं इंडिया में, है ना, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट जो सेक्टर है वो हमारा अर्निंग सेक्टर, वो हमारा टर्शरी सेक्टर है ना. तो 3 टाइप की एक्टिविटी थी: प्राइमरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी, है ना. तो ये 3 टाइप की एक्टिविटी, एक व्यक्ति 3 प्रकार से काम कर सकता है. प्राइमरी वर्क कर सकता है जिसमें रॉ मटेरियल का यूज़ करेगा जो नेचर से मिलते हैं, हमें मदर अर्थ से मिलते हैं. दूसरा सेकेंडरी एक्टिविटी जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, जिसमें रॉ मटेरियल को यूज़फुल थिंग्स में, यूज़फुल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. और तीसरा था तुम्हारी टर्शरी एक्टिविटी जो सर्विस सेक्टर है हमारा, है ना. तो हमारी कंट्री में जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी की जाती है, जो सबसे ज़्यादा सेक्टर ग्रो कर रहा है, वो है हमारा टर्शरी सेक्टर.